हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाना चाहता हूं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कोई भी काम करते समय अगर आप उसमें फेल होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करते समय, कोई भी क्वेश्चन करते समय अगर आपसे नहीं बन पाता है एक बार में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो हमेशा कई बार 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 डिफीट हुआ है। बिना हारे कोई जीत नहीं सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना। बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं आ रहा, आप एक बार में फेल हो गए तो दूसरी बार मेहनत करिए, तीसरी बार मेहनत करिए, चौथी बार मेहनत करिए। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 100% श्योर है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। अगर आप में एक कंसिस्टेंसी है ना, तो आप कभी भी हार नहीं सकते। अब आइए मैं आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस यहां पर दिखाता हूं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास है, द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी। कह रहे हैं कि जो रॉकेट होता है वो रॉकेट इनमें से किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मास है, वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, या वेलोसिटी का कंजर्वेशन। प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो बोला जाता है कि ये चीज कंजर्व हो गई, है ना। तो कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब है, कंजर्वेशन मींस उस पर्टिकुलर चीज का कांस्टेंट हो जाना। कंजर्वेशन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कांस्टेंट हो जाना। तो यहां पर आप ध्यान से सोचो, अगर रॉकेट की मैं बात कर रहा हूं तो मास कंजर्व है, एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर करेक्ट आंसर आपका है मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि जब भी रॉकेट उड़ता है वहां पर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स वहां पर जीरो है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी अंदर फ्यूल है वो फ्यूल बर्न होगा, एग्जॉस्ट गैसेस बनेंगी, एग्जॉस्ट गैस बाहर की तरफ जाएगी, जिससे एक थ्रस्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स वहां पर प्यारे बच्चों नहीं लगता है। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg is sliding with constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep this object moving with same velocity is. देखो यहां पर आपसे कह रहे हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करता है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है। भाई देखो, ऑब्जेक्ट का मास हमको पता है 2 kg, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से स्लाइड कर रहा है। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप दिस मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से प्यारे बच्चों मूव कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द मोशन इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम सबको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों, फोर्स भी हमारा कितना होगा, जीरो। तो भाई फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, और एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करने का काम करता है। लेकिन यहां क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इसलिए आपको कोई फोर्स यहां पर भाई साहब लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी फोर्स, सो द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी 0 न्यूटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट अ स्मॉल कार देन लार्ज कार इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ। कह रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट इजियर टू एक्सेलरेट अ कार, a small car then large car is measured। देखो यहां पर अगर आप किसी क्वांटिटी को एक्सेलरेट, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो उसका अपोज करता है उसका मास।
जितना ज्यादा प्यारे बच्चों मास है ना, उतना ही कम आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाओगे। इसका मतलब यहां पर इनर्शिया किस चीज का है, यहां पर होता है इनर्शिया ऑफ मास। और प्यारे बच्चों मास का यूनिट इनमें से कौन सा है, मीटर पर सेकंड है, केजी है, केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हो तो आप एक्सेलरेट ज्यादा तभी कर पाओगे जब उसका मास कम होगा। क्लियर? सो हाइयर द मास, हाइयर विल बी द रेजिस्टेंस और लीनियर मोशन, रेजिस्टेंस फॉर लीनियर मोशन। और प्यारे बच्चों इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो हाइयर द मास, हाइयर विल बी द इनर्शिया। क्लियर? तो अगर मास ज्यादा है प्यारे बच्चों तो इनर्शिया की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और यहां पर आपसे यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, action and reaction always act on the same body but in opposite directions, always act on different bodies in opposite directions, have same magnitude and direction, तो ये तो नहीं हो सकता, act on either body at normal to each other, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मली तो अप्लाई नहीं होते, मतलब परपेंडिकुलरली तो अप्लाई नहीं होते। देखो बेटा आपसे ये कहा जाता है थर्ड लॉ में, टू एवरी एक्शन, for every action there is always an equal and opposite reaction। मैंने आपको सिखाया था अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग टेबल पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना वेट लगाता है नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन मिलता है वो ऊपर की तरफ। इसका मतलब दे ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट इन अपोजिट। सेम बॉडी पर एक्ट हो रहा है कि वेट लग रहा है नीचे उसका, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन का फोर्स लग रहा है ऊपर। तो यहां पर ये हमारा न्यूटन साहब का थर्ड लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज। तो प्यारे बच्चों मोमेंटम का मतलब क्या है, देखो मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं आप लोग को बता चुका हूं, इसको P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, या फिर सीजीएस यूनिट में बात करें तो मास का होगा ग्राम और वेलोसिटी का होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। यही दो इसके यूनिट्स होते हैं। सो केजी मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर प्यारे बच्चों कौन सा है, बी ऑप्शन है ना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय ऑफ मास 50 kg standing on ground exerts a force of 500 Newton on the ground. The force exerted by the ground on the boy will be। कह रहे हैं कि एक बॉय है जिसका मास है 50 kg जो कि ग्राउंड पर खड़ा है, exerts a force on 500 Newton on ground। बॉय ने ग्राउंड पर एक फोर्स एक्सर्ट किया 500 न्यूटन का, जो कि ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट नीचे लगेगा, and the force exerted by the ground on the boy will be just equal and opposite। clear? so that will be equal to 500 न्यूटन। तो ये न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कुछ फोर्स लगाया नीचे तो हमारे पे कुछ फोर्स लगा ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट, a Honda City car, a Maruti Alto car and a Tata Nano car and Mahindra Scorpio। देखो चार बढ़िया सी गाड़ियां लगी हुई हैं, है ना। All are running at the same speed of 50 meter per second under identical conditions। If all these cars are hit from behind with the same force and they continue to move forward, the maximum acceleration will be produced in। आपसे कह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस केस में प्रोड्यूस होगा। देखो बेटा इसका मास है 1150 किलो, इसका मास है 720 किलो, इसका मास है 600 किलो और इसका मास है 2510 किलो, है ना, 2510 किलो। सभी का मास के हिसाब से अगर देखें तो स्कॉर्पियो सबसे भारी है, फिर ये होंडा सिटी है, देन
आपका ये ऑल्टो है और सबसे हल्की गाड़ी यहां पर है टाटा नैनो। तो हमसे ये कहा गया कि ये सभी गाड़ियां 50 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं। अगर इनको पीछे से हिट किया गया है बाय द सेम फोर्स, पीछे सेम फोर्स आपने इन पे सभी पे अप्लाई किया है, तो देखो फोर्स अगर हमने सेम अप्लाई किया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका होगा भाई? फोर्स अगर सेम है बेटा, अगर ये फोर्स सेम है ना, मतलब फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा भाई? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और प्यारे बच्चों ऐसे में हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। प्यारे बच्चों जिसका मास ज्यादा उसके लिए एक्सेलरेशन कम, तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होगा? स्कॉर्पियो का। लेकिन हमसे कह रहे हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जिसका मास सबसे कम है, यानी कि टाटा नैनो, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। टाटा नैनो का एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास यहां पर कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 kg इज। अच्छा जी, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। फोर्स है 5 न्यूटन का और मास है ऑब्जेक्ट का 20 kg का, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का रिजल्ट था F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स था 5 न्यूटन, मास था 20 kg और एक्सेलरेशन a के बराबर है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 5/20 यानी कि 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन। 1/4 को आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन्वॉल्व्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कह रहे हैं इन चार में से किस कंडीशन में न्यूटन साहब के सेकंड लॉ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? अ फोर्स can stop a lighter vehicle as well as a heavier vehicle which are moving। कह रहे हैं एक फोर्स दोनों को स्टॉप कर सकता है। A force can accelerate a lighter vehicle more easily than heavier vehicle which are moving। A force exerted by a lighter vehicle on collision with a heavier vehicle results in both the vehicles coming to standstill। A force exerted by escaping air from the balloon in downward direction makes the balloon to go upward। देखो बलून में से एयर निकल रहा है तो बलून ऊपर जा रहा है, तो ये तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ हो गया, है ना। हमसे तो सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विद अ हेवियर व्हीकल रिजल्ट इन both the vehicles coming to stand still, मतलब दोनों रुक जाएंगे, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। A force can accelerate a lighter vehicle more easily। ये बात सही है कि अगर आपने फोर्स लगाया है, फोर्स अगर कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहां पर कहेंगे मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो मास कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और जो मास ज्यादा होगा उसके लिए एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों कम होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस enables द फील्डर टू। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर कोई फील्डर के पास बॉल आती है तो कैच करते समय हाथ को पीछे ले जाता है ताकि मोमेंटम में जो चेंज होने वाला है, भाई अभी बॉल आ रही तो बॉल के पास कुछ मोमेंटम है और जैसे ही हमने कैच किया वो हाथ में रुकने वाला है तो मोमेंटम जीरो होने वाला है। तो मोमेंटम में जो चेंज है उस चेंज का टाइम जब वो बढ़ा लेता है तो उसके ऊपर फोर्स कम लगता है। तो देखिए दिस enables the fielder to exert larger force on the ball, नहीं, reduce the force exerted by the ball, increase the rate of change of momentum and keep the ball in hands firmly। नहीं, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, दैट मींस टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल होता है। अब आप अगर बॉल को कैच कर रहे हो, है ना,
मान लो बॉल का कुछ मास है, बॉल की कुछ स्पीड है, तो बॉल के पास कुछ ना कुछ तो मोमेंटम है ही है, क्योंकि बॉल चल के आ रही है ना। आपके पास बॉल अगर आ रही है तो उसके बाद मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम अगर आपने कैच किया हुआ है तो फाइनल मोमेंटम बेटा कितना होगा, जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। ठीक, तो मोमेंटम में चेंज का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम हाथ को पीछे करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। सो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। अब आ जाइए, ये तो थे हमारे कुछ प्यारे बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी हम लोग अब बढ़ गए हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। आइए मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करके दिखाता हूं, और ये चैप्टर बेहद इजी है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सिंपल ही आएंगे, कोई बहुत कठिन क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, है ना। नॉर्मल चैप्टर है तो भैया नॉर्मल ही क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg running at 5 meter per second jumps on to a 20 kg trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. What is their common velocity? अच्छा, देखो एक तो ये मैन है, ठीक, मैन का अपना मास है 50 kg, और मैन इधर की तरफ जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जम्प्स ऑन अ 20 kg ट्रॉली, ये एक यहां समझ लो एक ऐसी ट्रॉली है, ट्रॉली का अपना मास है 20 kg, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी? मैन इधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ट्रॉली इधर अपना पहले से जा रही थी, और मैन उसके ऊपर जाके चढ़ गया। जब वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो भाई साहब फाइनल सीन ये होएगा, ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर भाई साहब बढ़िया एकदम फुल रंगबाजी में खड़े, है ना। और आपसे यहां पूछा जा रहा है कि कितनी स्पीड से ये जाएंगे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, जब ये दौड़ कर गए होंगे और ये ट्रॉली के ऊपर चढ़ेंगे, तो यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? तो देखो जरा प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी अप्लाई होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो हो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन ओनली वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अदरवाइज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, इनिशियली ये मूव कर रहा था मैन, तो मैन का मास, मैन की वेलोसिटी, ठीक, ये भी मूव कर रहे थे तो ट्रॉली का मास, ट्रॉली की वेलोसिटी बराबर। फाइनल अगर मैं बात करूं, भाई इनिशियल मोमेंटम था बराबर फाइनल मोमेंटम। फोर्स जीरो अगर होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको सिखा चुका हूं कि भाई इनिशियल फोर्स बराबर फाइनल फोर्स। तो इनिशियल फोर्स है प्यारे बच्चों mb प्लस mv, और फाइनल फोर्स होगा वहां पर कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स, उसको मैं कुछ v डैश लिख दे रहा हूं, यू कैन राइट इट v डैश, है ना। अब वैल्यू लिखते हैं यहां पर भाई, 50 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 इंटू v डैश। प्यारे बच्चों v डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है? दैट विल बी 250 बाई 50 इंटू 5 250 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 70, तो ये बन गया आपका 280 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, और ये आपका आ जाएगा 4 मीटर पर। मतलब जब ये इंसान दौड़ कर जाएगा, ट्रॉली पर चढ़ेगा, तो ये इंसान और वो ट्रॉली दोनों 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन। आ जाओ अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन आ जाओ दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं गर्ल ऑफ मास 50 kg jumps out of a rowing boat of mass 300 kg on the bank
with the horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backwards? कह रहे हैं बोट किस वेलोसिटी से बैकवर्ड जाएगा। देखो बेटा, गर्ल का मास हमें पता है, बोट का मास पता है, और जो गर्ल है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उतर आई है। ठीक, उतरने के जस्ट पहले वो गर्ल और वो बोट बोलो दोनों रेस्ट पर थे, दोनों अपनी अपनी जगह पर रुके हुए थे, है ना। और जैसे ही वो उतरी होगी, है ना, आप भी अगर कभी भी बोट से उतरते हो, आप अगर आगे बढ़ोगे तो बोट पीछे की तरफ जाएगी। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर भी बेटा कॉन्सेप्ट तो एक ही हमारे पास, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहां भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सिस्टम पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देखो 50 गर्ल का मास है और 3 मीटर पर सेकेंड उस गर्ल की स्पीड है, तो केवल गर्ल मूव कर रही है। और अगर हम लोग बात करते हैं उस बोट की, तो बोट का मास है प्यारे बच्चों 300 kg, बोट की कुछ स्पीड मान लीजिए v के बराबर। ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम, है ना, उतरने के बाद। उतरने के पहले का मोमेंटम अगर देखें तो वो बेटा 0 था, क्योंकि उतरने के पहले वो लड़की भी रेस्ट पर थी और वो बोट भी रेस्ट पर थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा 150 प्लस 300v इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 300v इज इक्वल टू माइनस का 150। तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/2 मीटर पर सेकेंड। अब -1/2 इस वजह से है क्योंकि अगर वो गर्ल जाएगी लेफ्ट तो बोट जाएगी राइट। क्लियर? और उसकी स्पीड कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई साहब क्या हमसे पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रक ऑफ मास 500 kg मूविंग एट 4 meter per second collides with another truck of mass 1500 kg moving in the same direction at 2 meter per second. What is their common velocity just after the collision if they move off together? कह रहे एक ट्रक ये आ रहा है, एक ट्रक ये आ रहा है, और दोनों टकराए, और टकराने के बाद दोनों सेम स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो जरा बताइए क्या होगा। तो बेटा सिंपल सा, यहां भी एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि कोलिजन में हमेशा एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, इसलिए कोलिजन में प्यारे बच्चों हमेशा ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर अप्लाई होता है, और अगर आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखो, इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली 500 kg वाला जो ट्रक है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, है ना, और दूसरा वाला जो ट्रक था 1500 जिसका मास था वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, वो भी सेम डायरेक्शन। इसलिए प्यारे बच्चों हमने दोनों के मोमेंटम को जोड़ दिया है। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, m1u1 प्लस m2u2, क्लियर, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और फाइनली दोनों ट्रक सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों का टोटल मास बेटा कितना होगा, दोनों का मास हो जाएगा 500 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाई देयर कॉमन वेलोसिटी। तो ये आपका हो गया 2000, ये हो गया आपका 3000, ये हो गया आपका 2000 v। तो v की वैल्यू यहां पर कितनी होने वाली है प्यारे बच्चों, 5000 डिवाइडेड बाई 2000, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों ट्रक 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
कह रहे हैं बॉल x ऑफ मास 1 kg traveling at 2 meter per second has a head-on collision with another ball y at rest. X stops and y moves. Calculate the velocity of y after the collision. देखो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है एक बॉल है x और ये बॉल 1 kg इसका मास है और ये बॉल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। दूसरा एक बॉल है y जो कि रेस्ट पर है। आइडेंटिकल बॉल है तो ये भी 1 kg का ही है ना। इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। कोलिजन के बाद का सीन ये है, x स्टॉप कर गया, x यहीं रुक गया और जो y था हमारा वो y मूव कर गया। तो आपसे कह रहे हैं कि y की स्पीड बताओ। बेटा अगर कभी भी, आप याद रखना, अभी तो आप 9th में हो, जब आप क्लास 11th में आओगे तो आप यही कोलिजन को डिटेल में पढ़ोगे, है ना। ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? सबसे पहली बात तो ये आप लोग दिमाग में रखो, ये कौन सा कोलिजन है बेटा? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि यहां पर मोमेंटम भी कंजर्व है प्यारे बच्चों और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, दोनों कंजर्व है। क्लियर? तो आइए मोमेंटम को पहले कंजर्व करते हैं। भाई 1 into 2 इसका मोमेंटम, इसका तो 0 है, मास तो भले 1 kg है बट इसका स्पीड 0 है। आफ्टर कोलिजन ये इस बार रेस्ट पर है तो 1 kg वाला जो ऑब्जेक्ट हमारा ये एक्स वाला था ये तो रेस्ट पर है, बट दूसरा जो 1 kg वाला बॉल है यानी कि जो y है वो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 0 v की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2 मीटर पर सेकेंड। देखो रिजल्ट जो आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो स्पीड x वाले बॉल की थी इस बार वही स्पीड किसको मिल जाएगी? y वाले बॉल को। इसका मतलब इन केस ऑफ, मैं लिख रहा हूं रिजल्ट, भाई रिजल्ट लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। इन केस ऑफ perfectly elastic collision between objects of same mass, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है जिनका मास सेम है, देयर velocities are interchanged. इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो वेलोसिटी इसकी थी कोलिजन के बाद वो इसकी हो जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी थी वो कोलिजन के बाद इसकी हो जाएगी। यहां तो ये रेस्ट पर था इसलिए एक्स रुक गया, वाई मूव करने लगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और कोलिजन हुआ, तो आफ्टर कोलिजन इस बार ये 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा और ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई होगा तो डायरेक्टली करने में ये रिजल्ट आपकी हेल्प करेगा, जिसमें आपसे बताया जा रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में है तो उनकी वेलोसिटीज आपस में प्यारे बच्चों एक्सचेंज हो जाएगी। आइए अगला मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ हैवी कार ए ऑफ मास 2000 kg traveling at 10 meter per second has head-on collision with a sports car B of mass, दूसरी कार का मास है 500 kg. If both cars stop dead on colliding,
व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ बी। यहां भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगेगा। तो m1u1 पहले का प्लस m2u2 दूसरे का। लेकिन आफ्टर कोलिजन कह रहे हैं दोनों जो कार्ड्स हैं वो डेड मतलब दोनों रुक गई, दोनों की वेलोसिटी खत्म। तो फाइनल मोमेंटम प्यारे बच्चों 0 है। अब पहले का मास था देखो 2000 kg और पहले की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का मास है बेटा 500 kg और उसकी स्पीड है u2 और ये हो गई फाइनली 0। तो देखिए क्या बनेगा, दिस विल बी 500 u2 इज इक्वल टू माइनस का 20,000। तो u2 की वैल्यू आने वाली है माइनस का 20,000 डिवाइडेड बाई 500। तो ये कैंसिल हुआ और u2 की वैल्यू आएगी माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का मतलब यही हुआ, इसकी डायरेक्शन शो हो रहा है भाई, दोनों कोलाइड होने वाले हैं। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि बिफोर कोलिजन एक कार अगर इधर से आ रही थी तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी और ये दोनों का कोलिजन हुआ ऐसे। ठीक, इस तरह का जो कोलिजन होता है प्यारे बच्चों, आप लोग के सिलेबस में तो नहीं है बट क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। आप लोगों को जब मैंने कोलिजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोलिजन के दो टाइप्स होते हैं, पहला इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी दोनों लगता है और इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपसे कहा था केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। उसी समय मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कोलिजन के दो टाइप्स और होते हैं। सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है एक ऑब्जेक्ट ये है, मान लो एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, ये इधर से आया इससे भिड़ गया तो ये कोलिजन हो गया। या फिर एक बॉल ये है और एक बॉल ये है और दोनों अपोजिट आ रहे हैं तब कोलाइड कर गए, तो ये भी हमारा हेड ऑन कोलिजन है। ऐसे ही अगला होता है प्यारे बच्चों ऑब्लीग कोलिजन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कोलिजन इज ऑब्लीग कोलिजन। ऑब्लीग कोलिजन का मतलब ये इधर से आ रहा हो, ठीक, और दूसरा इधर से आ रहा हो। अब ये ऐसे आ रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है और अब ये दोनों यहां पर कोलाइड कर जाएंगे। तो इस तरह का जो कोलिजन होता है प्यारे बच्चों ये ऑब्लीग कोलिजन कहलाता है। तो फिलहाल यहां पर कार्ड्स का कोलिजन कैसा था, दैट वाज हेड ऑन कोलिजन। जो सेकंड आपको मैंने वैरायटी पढ़ाई है दैट इज ऑब्लीग कोलिजन। क्लियर है? तो कोलिजन के ये दो टाइप्स भी प्यारे बच्चों होते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। फिलहाल आपके क्वेश्चन में तो कुछ खास ऐसा टफ था नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन रोलर स्केट्स, द टोटल मास इज 80 kg। मतलब मैन विद that waist mass is 80 kg, a bullet of mass 20 grams is fired at 400 meter per second. It is stopped by the waist and falls to the ground. What is then velocity of the man? आपसे कह रहे हैं मैन की वेलोसिटी क्या होगी। देखो भाई टोटल मास 80 kg है, बुलेट का मास 20 ग्राम है और उसको 400 की स्पीड से फायर किया गया। इट इज स्टॉप्ड बाय द वे। देखो फायर करने के पहले केवल और केवल बुलेट मोशन में था, तो बुलेट का मास पहले तो ले लो 20 ग्राम था तो 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 400 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया प्यारे बच्चों इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल अगर आप बात करो तो फाइनल जो मास है, देखो वेस्ट के साथ पर्सन का मास था 80 kg, है ना। तो फाइनली बुलेट तो गिर गई, तो बुलेट की स्पीड तो 0 है ना। तो फाइनली कौन मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन की स्पीड हो गई v के बराबर।
देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक मैन है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़ा है और उसका टोटल मास है 80 केजी। इधर से हमने एक बुलेट फायर किया, तो बुलेट जब फायर करेंगे बुलेट जाएगा, टकरा कर बुलेट नीचे गिर गया तो बुलेट की स्पीड तो खत्म। अब जो भी उसको धक्का लगा होगा उसकी वजह से वो पर्सन पीछे जाएगा ना v स्पीड से। क्लियर? तो यहां पर वही हमसे कहा गया, तो हमने इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है, जो कि बुलेट का है, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और फाइनल मोमेंटम में केवल पर्सन, भाई इनिशियली पर्सन मूव नहीं कर रहा था और फाइनली प्यारे बच्चों बुलेट नहीं मूव कर रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा 80 और इसको आप कैंसिल करोगे 5 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 50 आएगा, 5 और 50 कैंसिल होगा 10 आएगा। ठीक, तो v की वैल्यू आने वाली है 1/10 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये उस पर्सन का स्पीड हो जाएगा, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो गाइज, ये थे इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ हॉट टाइप के क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले। हालांकि सारे ही क्वेश्चंस इजी थे, है ना। तो वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।